Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you social study from class 7th. Student, इस वीडियोज़ में हम क्लास 7th का सोशल स्टडी अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर फर्स्ट है, सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है। स्टूडेंट, इसमें हम सीखेंगे कि डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। इसमें हम ध्यान देंगे कि यू हैव हियर्ड ऑन रेडियो और सीन ऑन टीवी और मस्ट हैव रीड दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेरियाज पाकिस्तान हैज़ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट, आप जो है रेडियो पर सुनते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जबकि पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक सरकार का नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म है। यानी पाकिस्तान, इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह आप जो है रेडियो पर सुनते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, लेकिन जबकि पाकिस्तान जो है अलोकतांत्रिक प्रकार का गवर्नमेंट है, दैट इज आर डिक्टेटरशिप। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, द टू मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट प्रेवलिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। स्टूडेंट, डिक्टेटरशिप मीन्स होता है तानाशाह, यानी इसमें जो गवर्नमेंट होता है एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जो पावरफुल होता है, जो अपनी सत्ता को चलाता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में सीखेंगे, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में सीखेंगे, स्टडी करेंगे कि द टू मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट प्रेवलेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। वर्तमान समय में विश्व में सरकार के दो रूप प्रचलित हैं। वर्तमान समय में विश्व में सरकार के दो रूप का प्रचलन है। वी विल स्टडी द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वाई इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। स्टूडेंट, वी विल स्टडी द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें हम जो लोकतांत्रिक सरकार के जो प्रमुख फीचर है उसका अध्ययन करेंगे। वाई इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में इस प्रकार के सरकार का जो रूप है क्यों ज़्यादा प्रचलित है। व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और क्या ऐसा है कि जो सरकार के अन्य प्रकार है उसमें यह जो डेमोक्रेसी है ये अत्यधिक जो है बेटर है। डेमोक्रेसी हम देखेंगे। द टर्म डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस विच मीन्स पीपुल एंड क्रेटोस मीनिंग द पावर। स्टूडेंट, जो डेमोक्रेसी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी हमें पहले समझेंगे कि डेमोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है लोग, डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटोस का अर्थ होता है पावर, यानी जनता की जो शक्ति है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी में जो सर्वोपरि होता है वह जनता होता है। डेमोक्रेसी देयरफॉर मीन्स रूल बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों के द्वारा जो शासन है, लोगों के द्वारा जो शासन है उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक सरकार का एक रूप है, इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड in the hand of the people and the government is answerable to the people who can change it through constitutional means। स्टूडेंट, इसमें हम देखें कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो सरकार का एक रूप है और इसमें जो पावर होता है
वे जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र में जो भी शक्तियाँ होती हैं वह केवल जनता के हाथ में होता है। यानी सरकार अपने आप में कुछ नहीं है। सरकार को बनाने में जो भी योगदान है वो जनता का है, और जो भी शक्तियाँ हैं वह जनता के पास अवेलेबल होता है। और जो सरकार होता है आंसरेबल होता है लोगों के प्रति। यानी कुछ भी देखा जाए कि जो शक्तियां हैं वो लोगों के हाथ में होता है, और जो सरकार होता है वो जनता के प्रति जो है उत्तरदायी उसका होता है कि जो जनता की जो भी ज़रूरतें हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करें। यह जो है गवर्नमेंट उसके प्रति आंसरेबल होता है। हु कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इसमें जो संविधान में ये भी है कि यदि कोई भी सरकार जो जनता चुन लिया है, यदि सरकार व्यक्ति के अनुसार कार्य नहीं करता है तो संवैधानिक आधार पे व्यक्ति उसे जो है चेंज कर सकता है। हु कैन चेंज, यानी यदि सरकार जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, उसमें जनहित का कल्याण नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में जो जनता है वो अपने सरकार को बदल सकती है। न्यू वर्ड में कुछ शब्द हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है सरकार का एक रूप है इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड द हैंड ऑफ द पीपुल एंड गवर्नमेंट इज आंसरेबल फॉर द पीपुल। इसमें क्या है कि बताया गया कि डेमोक्रेसी जो है सरकार का एक रूप है जिसमें जो है जो पावर होता है वो जनता के हाथ में होता है, और सरकार जो है जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। हु कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संवैधानिक आधार पे इसे जो है लोग चेंज भी कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सरकार का एक रूप है इन विच द ऑल पावर आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द ए सिंगल पर्सन। और डिक्टेटरशिप में जो पावर होता है वो इंडिविजुअल होता है, केवल एक के हाथ में होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिस, यानी मोटे तौर पे जो है डेमोक्रेसी के जो है दो प्रकार हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द रियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। ये क्या है? ओल्डेस्ट है, ये पुराना है, यानी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है पुराना है, और ये रियल फॉर्म है, लोकतंत्र का जो है रियल रूप है, वास्तविक रूप है। इन विच द पीपुल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द स्टेट। इसमें लोग जो है डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट में। स्टेट के कोई भी अफेयर हो गया, कोई भी मामले में जो है लोग प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। दिस सिटी स्टेट यूज्ड टू हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, देयरफॉर ऑल द एडल्ट कुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दिस सिटी, इन सिटी स्टेट में दिस सिटी स्टेट यूज टू हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, यानी जिस जो है शहर स्टेट या शहर में जो है स्मॉल बहुत छोटे पॉपुलेशन है, बहुत कम जनसंख्या है। देयरफॉर इस प्रकार ऑल द एडल्ट, यानी जो सभी जो एडल्ट हैं, वयस्क लोग हैं, वो जो है गवर्नमेंट अफेयर में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट नाउ द सिटी स्टेट हैव बीन प्लेस्ड by the nation state and there has been in immense increase and population of state। इसमें यह बात बताई जा रहा है कि जो एडल्ट लोग हैं वे गवर्नमेंट के अफेयर में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो सिटी स्टेट है वो रिप्लेस्ड हो जाता है। रिप्लेस्ड होगा किसके द्वारा? नेशन स्टेट के द्वारा रिप्लेस्ड होगा, यानी बदला जाएगा। एंड देयर हैज़ बीन द इमिनेंस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट, यानी जिस स्टेट का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उसके अनुसार जो है उसमें जो भी परिवर्तन होगा किया जाएगा। देयरफॉर इस प्रकार डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नो मोर पॉपुलर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है यह ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो अप्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होते हैं, यानी चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी इसको हम कह ले जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। इसका दो नाम है, इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। In direct democracy, people elect their representatives on the basis of universal adult franchise and through them they vary on their administration। इसमें है कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में है, लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क जो उनका मताधिकार है उसका प्रयोग कर करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। एंड थ्रू देम दे कैरी ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और वे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने प्रशासन को चलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। जो प्रतिनिधि होते हैं वे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देयर पावर यानी अपने शक्तियों के प्रयोग के लिए, अपने शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रतिनिधि जो होते हैं वे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज डेज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रेवलेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान etc। इन दिनों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रचलन जो है कुछ कंट्री ऐसे हैं कि जिसमें द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित है, जैसे हो गया इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान etc। इसमें देखेंगे अब्राहम लिंकन ने एक जो है अपना डिफिनेशन दिया कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। ये जो लोकतंत्र है ये लोगों का सरकार है और लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है, यानी जनता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र जनता का सरकार है, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। ये जो स्लोगन है अब्राहम लिंकन के द्वारा है। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की उत्पन्न, यानी लोकतंत्र की जो है कैसे जो है उत्पन्न हुआ, इसको हम देखेंगे। द सीट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेर एरिबली सोन इन द रोमन रिपब्लिक, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो बीज रोमन रिपब्लिक में एक विवादास्पद रूप से जो है दिखा। लोकतंत्र का जो उत्पन्न बता रहा है कि लोकतंत्र जो है कैसे पैदा हुआ, कैसे इसका जो है उत्पन्न हुआ, तो इसमें हम देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव का जो डेमोक्रेसी का जो बीज है वो रोमन रिपब्लिक में विवाद रूप से दिखा। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन एरुलेट फॉर द महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड आल्सो इन द लोकल संघ। इसमें हमें देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक जो सिद्धांत है, लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है और एलिमेंट तत्व है, हैव आल्सो बीन आर्गुएट है फॉर द महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत के जो है महाजनपद में जो विवादास्पद है यानी बहस करना। एंड आल्सो इन द लोकल संघ, लोकल संघ जो स्थानीय संघ हो गया, गन्स एंड द पंचायत दैट एक्साइटेड थ्रू आउट द कंट्री इन इंडिया। हाउएवर पॉलिटिकल राइट वेयर गारंटेड ओनली टू नोबल और अपर क्लास पीपुल। इसमें हम देखते हैं कि यानी प्राचीन भारत में जो प्रशासन चलता था उसको जो है महाजनपद, संघ, गण और पंचायत रूप में जो है बांटा जाता था। जो कंट्रीज को इसके द्वारा बांटा जाता था, यानी जो संघ, ए महाजनपद, लोकल संघ, गण, पंचायत। लेकिन हाउएवर इस प्रकार पॉलिटिकल जो राइट हैं यानी जो राजनीतिक जो है अधिकार हैं वेयर गारंटेड ओनली टू नोबल,
नोबल और अपर क्लास पीपुल। इसमें ये होता था कि जो सत्ता होता था जो अपर क्लास के लोग होते थे उनके हाथ में होता था। इन दीज रिपब्लिक्स पावर वेयर टाइपिकली वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द इलाइट क्लास, सो द सिस्टम वुड परहैप्स बी बेटर क्लासिफाइड एज द ओलिक्रेसी। इसमें जो रिपब्लिक पावर जो होते थे वो टाइपिकली उनके हाथ में होते थे जो उच्च वर्ग के थे, यानी कुलीन वर्ग के हाथ में ये चीज़ होता था, कुलीन व्यवस्था था। इन द केस ऑफ द विलेज पंचायत द पिक्चर इज समवॉट मोर डेमोक्रेटिक। इसमें देखेंगे इस केस में जो विलेज पंचायत है द पिक्चर इज समवॉट मोर डेमोक्रेटिक है, मतलब अधिक जो है लोकतांत्रिक हुआ। ये पंचायत इन एसेंस इन द मीटिंग ऑफ टाउन पीपुल mediated by the group of village leader, and so it is an example of direct democracy। यानी जो पंचायत होता था वो एसेंस होता था मीटिंग ऑफ टाउन पीपुल मेडिकेटेड, यानी ये जो टाउन के लोग होते थे उनका मीटिंग होता था, मेडिएटेड होते थे बाय द ग्रुप विलेज इल्डर, ग्रुप ऑफ विलेज इल्डर, यानी जो गांव का समूह, गांव ग्रुप ऑफ विलेज इल्डर, यानी समूह गांव के जो लीडर का जो समूह होता था। एंड सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये एक जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है। इसमें हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का विस्तार। लोकतंत्र के विस्तार में हम देखेंगे कि थ्रू द सेपरेट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, इट कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फेजेस। यानी ये जो लोकतंत्र का जो विस्तार हुआ, लोकतंत्र के विस्तार किसके थ्रू हुआ, हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, इसका जो है लंबा इतिहास है कि डेमोक्रेसी का कैसे प्रसार हुआ, कैसे फैला हुआ, इसको हम ब्रॉडली जो है निम्नलिखित जो है फेजेज में इसको हम बांट सकते हैं। पहला है द अर्लियर फेज, यानी जो पहले की स्थिति थी, यानी पहले मतलब किस प्रकार की स्थिति थी, इसमें हम समझेंगे कि द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी बिगिन एट द लीस्ट 2 कंट्रीज एगो इन 1789 आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें जो लोकतंत्र की जो कहानी है वे शुरुआत होती है लिस्ट 2 कंट्री के बीच होती है, लिस्ट 2 सेंचुरीज, यानी जो लोकतंत्र की कहानी की शुरुआत 2 सेंचुरी पहले हुई 1789 में आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जो फ्रेंच जो है क्रांति के बाद 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति के बाद ये लोकतंत्र की कहानी की शुरुआत होती है। दो दिस पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट एस्टेब्लिश ए सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इट इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। इसमें हम देखते हैं कि ये जो पॉपुलर अपराइजिंग हुआ डिड नॉट एस्टेब्लिश ए सिक्योर, यानी जो इस्टेब्लिश्ड हुआ, स्थापना हुआ, सिक्योर नहीं था, एंड स्टेबल किए, यानी लोकतंत्र के लिए फ्रांस में बहुत से जो है पूरे ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में लोकतंत्र के लिए बहुत से लोग जो है इंस्पायर्ड हुए और संघर्ष किए। अराउंड द सेम टाइम एज फ्रांस रिवॉल्यूशन, अराउंड द सेम टाइम में क्या हुआ कि फ्रांस की जो है क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1776। इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये डिक्लेयर किया कि स्वयं जो है इंडिपेंडेंट हो 1776 में। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ वर्ष में, इन द नेक्स्ट फ्यू, अगले कुछ वर्ष में, दीज कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुछ वर्ष बाद ऐसा हुआ, अगले कुछ वर्षों में ये हुआ कि कॉलोनीज उपनिवेश करके जो है एक साथ आ गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रूप ले लेता है। दे एडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787, और 1787 में
एक लोकतांत्रिक संविधान एडॉप्ट होता है। USA remained a partial democratic country till 1965 as the right to vote was limited to very few people। और ऐसा होता है कि पार्शियल डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, यानी 1965 में यानी ये कुछ लोगों को, कुछ सीमित लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। सेकंड है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद का अंत। द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म गेव ए बिग बूस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। Many of the newly independent country become independent after the Second War in 1945। इसमें कॉलोनियलिज्म का अंत जब हुआ तो बिग बूस्ट हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये बूस्ट किया गया कि इसको हम कह सकते हैं कि इसमें उस पर जोर दिया गया कि बड़ा जो है डेमोक्रेसी हो। Many of the newly independent countries, यानी बहुत से जो है हाल ही में जो स्वतंत्र देश थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। सेकेंड वार के बाद, यानी जो द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध के बाद 1945 में ये इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज टेम्पररी विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी as democratic government were established in some European like France and Germany। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त के बाद टेम्पररी जो है विक्ट्री हुआ, डेमोक्रेसी का जो टेम्पररी हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेयर इस्टेब्लिश, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी वो इस्टेब्लिश की कुछ यूरोपियन कंट्रीज को, जैसे फ्रांस एंड जर्मनी। द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन रसिया इन 1917 inaugurated a few months of liberal democracy। फरवरी रिवोल्यूशन हुआ, यानी रूस में 1917 में फरवरी क्रांति का जो है शुभारंभ हुआ और ये फ्यू मंथ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कुछ मंथ तक ये जो है उदार डेमोक्रेसी हुआ। वर्ल्ड वार सेकेंड वाज अल्टीमेटली ए विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न यूरोप। और इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार वाज अल्टीमेटली ए विक्ट्री, मतलब एक जो है अल्टीमेटली चैलेंज था कि विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जो है जीत के लिए। ये वेस्टर्न यूरोप में ऐसा ही हुआ कि वेस्टर्न यूरोप में यानी पश्चिमी यूरोप में डेमोक्रेसी के लिए सेकेंड वार के बाद अल्टीमेटली ये था, चुनौतीपूर्ण था। द सेकेंड वर्ल्ड वार promoted the process of decolonization। इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार प्रमोट द प्रोसेस ऑफ उपनिवेशवाद के अंत के लिए जो है प्रमोट हुआ कि कैसे जो है उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाए। मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एडॉप्टेड डेमोक्रेसीज। और बहुत से जो हाल ही में जल्द जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे एशिया और अफ्रीका को, वो डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किए। इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1950 और भारत 1950 में लोकतंत्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ, यानी गणतंत्र हुआ, लोकतांत्रिक गणतंत्र प्राप्त हुआ। यानी 1950 में ऐसा हुआ कि जो भारत की संविधान जो है बनकर तैयार हो गया, एक संविधान बन गया और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का अर्थ है कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यानी ये सरकार का एक रूप है जिसमें जो है ये इलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट के प्रमुख जो है इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। रिसेंट फेज क्या है, न्यू वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप इन 1970s एंड लेट 1980s व्हेन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वेयर इंस्टीट्यूटेड
इन द नेशन ऑफ साउथर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रिस्पेक्टिवली। यानी जो आधुनिक जो फेज हैं, आधुनिक फेज यानी आधुनिक स्थिति में है कि न्यू वेव डेमोक्रेसी शिफ्ट हुआ है क्रॉस यूरोप में 1970 और 1980 में, जब ये प्रतिनिधि गवर्नमेंट इंस्टिट्यूटेड थे एंड नेशन ऑफ साउथर्न के नेशन, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप रिप्रेजेंटली मच ऑफ लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया, ताइवान एंड साउथ कोरिया एंड सम अरब एंड अफ्रीकन स्टेट, notably Lebanon and the Palestinian Authority moved towards greater liberal democracy in 1990 and 2000। यानी ये सब जो देशों के नाम अफ्रीकन स्टेट बताए गए, ये इनको अथॉरिटी मिल गया कि मूव करें टुवार्ड द ग्रेटर लिबरल डेमोक्रेसी के लिए 1990 और 2000 में। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड ए बिग बूस्ट ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी। यानी जो ये सोवियत यूनाइटेड का विघटन हुआ और ये बिग बूस्ट किया कम्युनिस्ट कंट्रीज को कम्युनिस्ट अडॉप्ट डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करने के लिए। द सोवियत यूनियन comprised 15 रिपब्लिक एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन मोस्ट ऑफ द बिकम डेमोक्रेसी। यानी सोवियत यूनियन कंप्राइज्ड 15 रिपब्लिक और ये विघटन के बाद, यानी जो विघटन के बाद ये बिकम डेमोक्रेसी बना 15 डेमोक्रेसी। आफ्टर 19 बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी। और 1990 के बाद बोथ बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ट्रांजिशन बना फ्रॉम आर्मी रूल डेमोक्रेसी। आर्मी का रूल बनता है डेमोक्रेसी में। इसमें देखेंगे स्टोरी ऑफ नेपाल डेमोक्रेसी। नेपाल की जो है लोकतंत्र का इतिहास क्या है। नेपाल हैज़ सीन रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स। यानी लास्ट जो है 2 दशक में नेपाल का जो है पॉलिटिकल जो चेंजेज हुए अंटिल 1990 नेपाल वाज ए मोनार्ची रनिंग अंडर द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ द किंग। यानी 1990 तक जो है नेपाल में जो है मोनार्ची था। मोनार्ची जो है प्रकार की जो है गवर्नमेंट रन कर रही थी, यानी इसमें जो है राजा होता था। फ्रांस फेस्ड विद द कम्युनिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्ची किंग वीरेंद्र in 1990 agreed a large scale political reform by creating a parliamentary monarchy with the king the head of state and the prime minister as the head of government but was killed। यानी इसमें सोचे कि ये जो है किंग जो राजा जो वीरेंद्र थे 1990 में एग्री हुए कि लार्ज स्केल पर पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जाए और एक पार्लियामेंट्री मोनार्ची का जो है निर्माण किया जाए विद द किंग ऑफ हेड, जो है राजा जो है स्टेट का हेड हो एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार का जो प्रमुख हो। बट इट वाज किल्ड, लेकिन क्या होता है कि वह मारे जाते हैं। द न्यू किंग वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल्स। लेकिन जो नया राजा था वह प्रिपेयर्ड नहीं हुआ कि डेमोक्रेटिक रूल को जो है एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। सो इन द फरवरी 2005 पीपुल ऑफ द नेपाल लॉन्च द मैसिव मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसलिए फरवरी 2005 में नेपाल के लोगों ने ये जो है मूवमेंट जारी किया, लोकतंत्र के लिए आंदोलन किया। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो ज्वाइन द पीपुल, और ऑल द पॉलिटिकल पार्टी जो सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी वह ज्वाइन की लोगों के साथ ज्वाइंट भी। ऑन द December 10, 2007 द इंटरम पार्लियामेंट पास्ड ए बिल
और 10 दिसंबर 2007 में पार्लियामेंट में एक बिल पास करते हैं, वुड मेक नेपाल ए फेडरल रिपब्लिक, जिससे क्या कि नेपाल जो है एक फेडरल रिपब्लिक बनता है, संघ जो है लोकतंत्र बनता है। विद द प्राइम मिनिस्टर बिकम हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो स्टेट का, विद द प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग हेड ऑफ स्टेट, और इसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर स्टेट का हेड बना। ऑन मई 28, 2010 लॉ मार्क्स इन नेपाल लीगली एब्लिश्ड द मोनार्ची एंड डिक्लेयर द कंट्री ए रिपब्लिक। और 28 मई 2008 में एक लॉ मेकर थे नेपाल में, लॉ बना दिए कि लीगली रूप से कि एब्लिश्ड किया गया कि मोनार्ची और मोनार्ची को जो एब्लिश्ड किया गया, हटाया गया और डिक्लेयर किया गया कि कंट्री जो है रिपब्लिक होगा। 239 ईयर्स ऑफ रॉयल रूल इन द हिमालयन नेशन, यानी 239 वर्ष तक जो ये रूल था, रॉयल रूल था, वह उसका अंत होता है। और द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, और न्यूली जो है असेंबली इलेक्टेड करते हैं, रिसोल्यूशन एट द फर्स्ट मीटिंग बाय द ओवर हेल्पिंग मेजॉरिटी। म्यांमार अनदर एशियन कंट्री, जिसमें म्यांमार है और अन्य जो है एशियन कंट्रीज आल्सो फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, और भी जो है देश जो है डेमोक्रेसी के लिए जो है लड़ने लगे। इन 1990 में इलेक्शन हुआ, वेयर हेल्ड इन म्यांमार में 1990 में इलेक्शन होता है, बट द मिलिट्री लीडर रिफ्यूज टू स्टेप डाउन, लेकिन जो मिलिट्री लीडर होते हैं वो रिफ्यूज होते हैं स्टेप लेना। एज द स्टडीड मोर एंड मोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर टर्निंग टू डेमोक्रेसी, ऐसा स्टडी करने पर अधिक और अधिक जो है ये देश हैं जो विश्व के जो टर्निंग कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। By 2005 about 140 countries were holding मल्टी पार्टी इलेक्शन, और 2005 में 140 देश के बारे में होल्डिंग किया गया कि यहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शन हुआ। बट इवन टुडे, लेकिन प्राय आज देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर पीपुल आर नॉट फ्री, लेकिन आज भी जो है बहुत से ऐसे कंट्री है जहाँ पे लोग जो है अभी स्वतंत्र नहीं हैं। दे डू नॉट एंजॉय पॉलिटिकल, सिविल एंड सोशल राइट, और वे जो है राजनीतिक और सिविल एंड सोशल राइट, अपनी सामाजिक अधिकार को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यानी अभी भी ऐसे कुछ जो है देश हैं जहाँ पे लोग जो है स्वतंत्र नहीं हैं और अपने जो है राजनीतिक और जो है सामाजिक अधिकार को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो इसी पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर का जो रिमेन्स पार्ट है उसे अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।